Hello friends, welcome back to the channel. एम्पिटेड दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट रिलेशन कंप्लीट करेंगे, देन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन, देन हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सेट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हम देखने वाले हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस तरह का सेट होगा तो उसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट अगर हम देखें तो जो नंबर्स है 1 2 3 4 उनको हम क्या बोलेंगे? वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है। पहली बात तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो हमारे पास सेट के एलिमेंट होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि हम सेट लें नदियों का, जो कि हम ले सकते हैं एमपी की नदियाँ, जो कि हमारे पास क्या हो रही है? वेस्ट साइड फ्लो हो रही है। तो हमारे पास कौन कौन सी नदी आएगी? एक तो आएगी नर्मदा नदी, दूसरी आएगी हमारे पास माही, तीसरी हमारे पास हो जाएगी ताप्ती नदी। इसके अलावा एमपी की कोई भी नदी नहीं है जो हमारे पास वेस्ट में बहती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरे मैथमेटिकल एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिनको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 अप टू हमारे पास इनफाइनाइट, या फिर इसको हम ऐसे एन से डिनोट करते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो कि 0 2 4 6 8 अप टू हमारे पास 2n टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। दूसरा हमारे पास सेट में कंसेप्ट आता है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब या तो हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म जैसे कि हम सेट लेते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी इसका मतलब है उसको मैं डिस्क्राइब करके लिख रही हूँ, हर एक एलिमेंट अलग अलग लिख रही हूँ। इसका मतलब अगर वो सेट हमारे पास ए है तो ए को हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से हमें क्या लेना है? लेस देन 5 तक ही लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4। तो ये जो हमने इसको एक्सपांड करके लिखा है ये तरीका हमारे पास क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। वहीं अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होगा हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम? एक्स ले रहे हैं एलिमेंट। किस तरह के एलिमेंट है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स कैसा है? लेस देन 5 है। तो मतलब हमने क्या कर दिया? एक रिलेशन दे दिया जिसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब उस रिलेशन को देख के हम उसके एलिमेंट बता सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ये हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले रिलेशन, जिसमें कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। तो पहले हम सेट जानेंगे, देन सबसेट, उसके बाद हम रिलेशन पे जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए टाइप ऑफ सेट। टाइप हमारे पास होता है एलिमेंट के अकॉर्डिंग। पहला हमारे पास होता है फाइनाइट सेट। अगर हमारे पास सेट में एलिमेंट कैसे हैं? फाइनाइट। जैसे हमने अभी देखा था कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ एमपी, जिसमें कि क्या हो रहा है? वो वेस्ट साइड फ्लो कर रही है। तो क्या देखा था हमने? माही, नर्मदा एंड ताप्ती। तो वो हमारे पास क्या हो गए? उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट आए, तो हमारे पास क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 अप टू हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सेट में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इनफाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। ये क्या चीज है? एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट, या फिर इसको हम बोलते हैं फाई सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई सेट क्या होता है? अगर हमारे पास सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो हमारे पास क्या है? नल सेट है। अब एक भी एलिमेंट नहीं है का क्या मतलब? जैसे कि हम ले एग्जाम्पल कि
इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। क्या ले रहे हैं? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं? सेट हमारे पास बी है सच दैट एक्स हमारे पास आ रहा है, जो कि हमारे पास कैसा आ रहा है? एक्स इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन एलिमेंट 2। चूंकि हमें पता है कि मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका फैक्टर 1 हो या तो फिर खुद एलिमेंट हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी सेट क्या आएगा? अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा? ऐसा प्राइम नंबर जो कि क्या हो? इवन हो। तो पहली बात तो जो प्राइम नंबर अगर इवन है तो वो सिर्फ क्या है? 2 है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है? प्राइम नहीं होता है। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 तो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमारे पास इस सेट में क्या एलिमेंट जाएगा? एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है? नल सेट है। और नल सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, तो ये था हमारे पास नल सेट। दूसरा हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा उस सेट में। जैसे कि हमारे पास है, अगर मैं सेट लूँ पी से डिनोट करते हैं, सेट को हम किसी भी कैपिटल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास आ रहा है इवन प्राइम नंबर। एक्स हमारे पास सेट है सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। अभी हमने देखा इवन प्राइम जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है एंड प्राइम है। तो P जो हमारे पास सेट हो जाएगा, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 एक ही एलिमेंट इस सेट में आएगा। तो जब भी हमारे पास किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो ये थे हमारे पास सेट के टाइप्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबसेट पे। सबसेट क्या होता है? सबसेट सबसेट क्या होता है? ए अगर हमारे पास कोई सेट है तो बी उसका सबसेट होगा इफ बी के सारे एलिमेंट क्या हो? ए में हो। जैसे कि हम देखें, ए हमारे पास सेट है ए बी सी। ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ईटा ऑफ ए से या फिर एन ऑफ ए से, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। अगर मैं बी एक सेट लूँ, बी में सेट ले सकती हूँ ए एन सी। तो हम देखना चाह रहे हैं कि बी जो सेट है वो ए का सबसेट है या नहीं है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के एलिमेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए जो एलिमेंट है बी का वो क्या है? ए का भी एलिमेंट है। सी जो एलिमेंट है बी का वो हमारे पास क्या है? ए का एलिमेंट भी है। इसका मतलब बी जो हमारे पास सेट है वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है ए में। तो हमारे पास क्या आ गया? बी जो हो गया वो क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए। इसी प्रकार हमारे पास अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट में कंटेन कर रहे हैं तो जो हमारे पास कंटेन कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसेट। और जिसमें कंटेन कर रहा है वो हमारे पास क्या जाएगा? सुपरसेट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सेट है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि किसी एक सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस a के लिए देखते हैं। a हमारे पास है कितने एलिमेंट है? a b c, मतलब n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट हमारे पास क्या है? 3 है। तो एक तो हमारे पास 5 जो होता है वो हमारे पास हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा हमारे पास सिंगलटन एलिमेंट ले लेते हैं ए, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में मतलब ए में कंटेन करेंगे। ऐसे हम ले सकते हैं सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, और सेट को हमें पता है हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं ए बी, फिर हम लिख सकते हैं ए सी, देन हमारे पास आ सकता है बी सी, और एक खुद भी हमारे पास कंटेन कर जाएगा खुद में, तो हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर जो हमारे पास सबसेट हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं
वो हमारे पास क्या हो गए 8। अभी डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, इफ A has n element, सेट A has n element, इसका मतलब n ऑफ A जो है हमारे पास n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A को हम क्या बोलते हैं 2 की पावर n। यहाँ देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट हमारे पास क्या थे 3 थे, मतलब 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आता है 8। और हमने देखा कि इस सेट के पॉसिबल जो सबसेट हो गए वो हमारे पास क्या हो गए 8 हो गए। इन्हीं के कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब कि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो खुद हमारे पास क्या होते हैं सेट होता है। जैसे कि हम ए बी एक सेट है हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका एलिमेंट क्या है ए, दूसरा एलिमेंट क्या है बी। इसी का अगर हम पावर सेट देखेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, तो पावर सेट हमारे पास क्या जाएगा, पावर सेट भी खुद एक सेट है, तो इसके एलिमेंट को हम कैसे नोट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। अभी हमने बोला था 5 होता है एक हमारे पास सबका सबसेट, दूसरा सिंगलटन एलिमेंट, देन फिर हमारे पास ए बी पूरा सेट। तो अब ये जो पावर सेट है इसके जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है खुद सेट है, इसके जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है खुद सेट है। तो जो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं सेट होते हैं, मतलब सेट का जो पावर सेट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है एक सेट होता है, इसीलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट n है तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 2 की पावर n। होप आपको क्लियर होगा। देखिए फिर हम आते हैं, चलिए तो हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारे पास छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं ये मेन जो टॉपिक है हमारा रिलेशन उसमें काम आने वाली है, इसीलिए हम इनको पहले पढ़ रहे हैं। चलिए ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो एलिमेंट्स को जब हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं पेयर में लिखते हैं इस तरह से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है ऑर्डर पेयर कहलाता है, जहाँ पे ए जो है वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर पेयर एंड बी जो है वो हमारे पास क्या है सेकेंड एलिमेंट ऑफ पेयर। अब इसका हमारे पास एक और मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए बी जो हमारे पास होता है वो एक्चुअल में बी ए के बराबर नहीं होता है, मतलब ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। ये दोनों हमारे पास कब बराबर होंगे, जब ए और बी हमारे पास बराबर होगा तभी हमारे पास क्या होगा ए बी पेयर एंड बी ए पेयर जो है वो बराबर होगा। मतलब दो एलिमेंट जो है उनका पेयर जो है वो हमारे पास अगर रिवर्स हम करें तो वो बराबर नहीं होते हैं, बराबर तभी होंगे जब दोनों एलिमेंट क्या हो बराबर हो। जैसे कि आपको याद आ रहा है हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी, उस टाइम हमने देखा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें अगर हम ऐसे लिखेंगे हमारे पास 1 2 3 एंड ये हमारे पास 1 2 एंड 3 इतना हम देखते हैं। अगर इसमें हम 1,2 पॉइंट देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 2 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ आएगा यहाँ आएगा। ऐसे अगर हम 2 1 पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ आएगा। मतलब कि ये जो 1 2 पॉइंट है ये एक्चुअल में 2 1 पॉइंट के बराबर नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो इसी तरह हमारे पास होता है ऑर्डर पेयर जिसको हम ए कॉमा बी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए को बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट एंड बी को बोला जाता है सेकेंड एलिमेंट। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यहाँ से हमारा शुरू होता है मेन रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, पहली बात तो ध्यान रखो जैसे कि सेट का जो पावर सेट होता है वो भी एक सेट होता है, उसी तरह हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है सेट होता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑल्सो अ सेट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा अ सेट आएगा। चूंकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोला है तो हम क्या लेते हैं पहले
दो सेट लेते हैं, जैसे एक हम ले रहे हैं ए बी सी, दूसरा हम ले रहे हैं पी कॉमा क्यू। पहले सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑल्सो सेट है तो इसके भी एलिमेंट होंगे, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट है वो आएगा सेट ए से, दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो आएगा सेट बी से। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है उसमें हमारे पास एक्स कॉमा वाई टाइप के पेयर होंगे, सच दैट एक्स आएगा ए सेट से और वाई आएगा बी सेट से। ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब देखते हैं हम इस सेट एग्जाम्पल के लिए, ए अगर ये ले रहे हैं, बी ये ले रहे हैं, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए इसके लिए ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, एक्स हमें लेना है ए से, मतलब हम क्या ले सकते हैं ए, वाई हमें लेना है बी से, तो हम क्या ले सकते हैं पी। फिर हम ले सकते हैं ए कॉमा क्यू, नेक्स्ट हम एलिमेंट ले सकते हैं बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, अगला हम ले सकते हैं सी कॉमा पी एंड सी कॉमा क्यू। अब तो हमारे पास कुछ एलिमेंट है नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो गए, और एलिमेंट हमारे पास कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ समझने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। देखिए अगर हमारे पास ए सेट में m एलिमेंट है, एन बी सेट में n एलिमेंट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी एक सेट होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, m इंटू एन। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ए के जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितने थे, 3, और जो बी के एलिमेंट थे बी सेट के वो हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, वो होंगे 3 इंटू 2 हो जाएंगे 6। चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये ए कॉमा बी पूरा हमारे पास क्या हो गया, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा एंड छठा। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट्स, वो हो जाएंगे हमारे पास 6। तो हम देख सकते हैं 6 ही एलिमेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट एंड B set has an element, then A cross B set has element M into N, जहाँ पे A cross B को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं रिलेशन पे। अभी हमने पढ़ा था सबसेट क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन नाम से ही समझ आ रहा है रिलेशन, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज नोन एज रिलेशन। और मैथमेटिकली इसको अगर देखा जाए तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन को हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। चलिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज देखने को आती है, वो है अगर हमारे पास ए कोई सेट है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास सेट है जिसमें कि हमारे पास n एलिमेंट है। तो चूंकि हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हम इसका मतलब हम बता सकते हैं कि सेट ए और बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन टोटल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे अगर वो हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से। और फिर हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है,
इसका मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। चलिए तो वो हम कैसे देखेंगे, अगर ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, तो अभी हमने देखा था a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a b में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b वो हमारे पास क्या होंगे, 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b और बिटवीन a b वो हमारे पास कर जाएंगे 2 की पावर m इंटू n। होप आपको क्लियर होगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं रिलेशन का कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अ रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सच दैट, आर से हम डिनोट कर रहे हैं, एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर, सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे इसके पहले एक और चीज समझिए, जब भी रिलेशन ऑन अ सेट बोला जाए, नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या एक सेट ही है, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, रिलेशन ऑन रियल नंबर, तो जब भी हमारे पास रिलेशन ऑन सेट बोला जाए इसका मतलब कि रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ। जैसे कि हम अभी ले रहे हैं ए सेट एंड बी सेट, देन उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। जब भी हमें ये टॉपिक मिल जाए या फिर ये सेंटेंस मिल जाए, रिलेशन ऑन अ सेट, क्या मिल जाए, रिलेशन ऑन अ सेट, इसका मतलब हमें क्या करना है, आर जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, तब भी उसको बोला जाता है रिलेशन ऑन अ सेट। इस क्वेश्चन में भी हमें यही बोला गया एग्जांपल में, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, मतलब ऑन अ सेट, मतलब कि जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट ऑफ n क्रॉस n है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है, सेकंड एलिमेंट भी नेचुरल नंबर है। तो r जो है हमारे पास क्या लेना है हमें, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन टाइप का है, इसका मतलब कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। पहला एलिमेंट हमें क्या लेना है, x का डेफिनेशन क्या है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। देन क्या आता है 11, लेकिन 11 तो 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 हमारे पास जाएगा 4, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 2 49। तो ये हमारे पास क्या कर दिया हमने, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में सेट को लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, जिसको हम सिंपली आर रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिनोट कर सकते हैं। होप आपको क्लियर होगा रिलेशन क्या होता है। चलिए अब एमपीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, R is finite, R is a relation on a finite set। देखिए अगेन बोला गया है on a set, मतलब a set, relation on a set का मतलब क्या होगा, relation from a set to itself, finite set having n element, then number of relation on a set क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी n की पावर n, ऑप्शन नंबर डी n स्क्वायर। देखिए पहली बात तो रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट, तो n
ऑफ ए, हम फाइनाइट सेट को मान लेते हैं, ए सेट है मान लो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बोले, एन एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया एन। अब हमें बोला गया रिलेशन ऑन अ सेट, तो रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब रिलेशन ऑन अ सेट बोला है, इसका मतलब कि आर जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए हमारे पास क्या होंगे, एन इंटू एन, इसका मतलब एन स्क्वायर। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन। होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन चैप्टर से ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसे ये हमारे पास देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एन है, देन टोटल नंबर ऑफ, बस जो लैंग्वेज लिखी है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस that can be ऑप्शन नंबर ए m की पावर n, ऑप्शन नंबर बी n की पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी m इंटू n माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर mn माइनस 1। देखिए अगेन बोला गया है रिलेशन, यहाँ पे हमारे पास ए सेट में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो क्या हो जाएगा m इंटू n। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 की पावर m इंटू n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट हमारे पास क्या होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है, m इंटू n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m n। अब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे पूछा तो गया है नंबर ऑफ रिलेशन, लेकिन पूछा गया है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। नॉन एम्प्टी क्या होता है, अभी इसे हमने एग्जाम्पल देखा था, फिर से देख लेते हैं। अगर सेट ए बी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4, जो कि किस तरह से होंगे, एक सबसेट होगा 5, एक होगा सिंगलटन ए, एक होगा सिंगलटन बी, एंड एक खुद हमारे पास सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कुछ एलिमेंट हो, तो वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो एम्प्टी हमारे पास क्या है, एम्प्टी मतलब नल सेट, 5 सेट, वो हमारे पास क्या है, एक है। तो जब भी हमें नॉन एम्प्टी बोला तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो जो टोटल है, टोटल हमारे पास क्या है, 2 की पावर m इंटू n में से एक माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या जाएगा, राइट आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अभी हमने क्या बोला था कि जो रिलेशन ऑफ अ सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। सबसेट भी खुद एक सेट होता है। इसका मतलब कि जैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, वैसे हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास तरीका हो जाता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करने के ये 2 ही तरीके होते हैं। एक और तीसरा तरीका आ जाता है हमारे पास रिलेशन के केस में, एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे एक एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम,
रिलेशन है हमारे पास सेट ए और बी के बीच में, जहाँ पे ए है 2 4 5 एंड सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 6 8, कुछ भी सेट हो सकता है। तो ये दो हमारे पास क्या है, सेट है। अब इस सेट में जो रिलेशन है वो हमारे पास है एलिमेंट है रिलेशन के ऑर्डर पेयर सच दैट ए जो है वो ए से आ रहा है, बी जो है वो बी से आ रहा है। तो रिलेशन की डेफिनेशन में किस तरह से आ रहा है कि ए डिवाइड बी, ये हमारे पास क्या रिलेशन है। अब देखिए रिलेशन है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ए हमें लेना है ए से, तो हमने ले लिया 2। अब हमें बी क्या लेना है, बी लेना है इफ 2 डिवाइड सम नंबर फ्रॉम बी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा। तो जो 2 एलिमेंट है वो किस किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो कर रहा है 2 को डिवाइड करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा एंड 8 को करेगा। तो क्या हो जाएगा 2 2 आ जाएगा एक एलिमेंट, एक 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा एंड 2 8 आ जाएगा। ये कर रहा है डेफिनेशन को सेटिस्फाई। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 हम लेते हैं, 4 ले लिया। 4 लेना है तो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 4 को 4 डिवाइड कर मतलब 4 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 एंड 4 8। अब बताइए 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 5 को अगर हम x बनाएंगे तो उसका जो पेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो पेयर ऐसा एलिमेंट होगा फ्रॉम b जो कि हमारे पास क्या होगा 5 के द्वारा डिवाइड किया जाएगा। लेकिन बी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है जो कि हमारे पास क्या हो 5 से डिविजिबल हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास इतने ही एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास कहेंगे रिलेशन के एलिमेंट होंगे। अभी हम बात कर रहे थे एरो डायग्राम की, तो इसी सेट को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट ए के एलिमेंट को लिखते हैं जो कि हमारे पास है 2 4 5। इधर हम लिखते हैं सेट बी के एलिमेंट को जो कि है 1 2 3 4 6 एंड 8। सिंपली जो भी सेट हमारे पास ए है उसका अगर रिलेशन है बी सेट के एलिमेंट के साथ तो उसको हम सिंपली एक एरो से जोड़ देते हैं। जैसे 2 का रिलेशन हमारे पास 2 के साथ है, हाँ है तो हम उसको जोड़ दिए, 1 के साथ नहीं है तो छोड़ दो। 2 का रिलेशन जो है वो हमारे पास 4 के साथ भी है तो ये आ गया 2 4 के साथ। 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है, इसको जोड़ दो। इसका 8 के साथ है तो इसको भी जोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास है 4 का रिलेशन 4 के साथ है तो इसको जोड़ दिया। 4 का रिलेशन 8 के साथ है तो इसको भी जोड़ दिया। बस इसी तरीके से हम क्या करते हैं एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरो डायग्राम। इसी एरो डायग्राम से हम समझ लेते हैं डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है, इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहला हमारे पास आएगा डोमेन, पहला हमारे पास क्या आएगा डोमेन। देखिए डोमेन होता है हमारे पास, डोमेन पहली बात तो कहाँ से आएंगे, एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, डोमेन में क्या आएगा एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। कौन से एलिमेंट आएंगे विच हैव इमेज इन सेट बी। बी इमेज क्या चीज़ है, इमेज हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पे किस किस एलिमेंट से कनेक्ट है 2 से 4 से 6 से एंड 8 से। तो जो 2 के इमेजेस है वो हमारे पास क्या है 2 का इमेज 2 भी है, 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 6 भी है, 2 का इमेज 8 भी है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट है तो उसको बोला जाता है इमेज ऑफ एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे डोमेन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, डोमेन आता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। कैसे एलिमेंट लेने हैं विच हैज इमेज एंड सेट बी। तो यहाँ से हम समझते हैं डी जो हमारे पास डोमेन है इसके लिए वो क्या आएगा, डोमेन को भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, एलिमेंट को क्या आएगा सेट हमें ए से एलिमेंट लेने हैं, कौन से एलिमेंट लेने हैं जिनका इमेज आ रहा है बी सेट में। तो हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का इमेज है, एटलीस्ट एक इमेज है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास 2 के 4 इमेजेस है, तो ठीक है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास 4, तो 4 का भी हमारे पास इमेज है 4 एंड 8, तो 4 का भी हमारे पास है। लेकिन हम देख रहे हैं 5 एलिमेंट हमारे पास छूट जा रहा है। 5 एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है इन द सेट बी, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 जो है वो हमारे पास डोमेन में नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन में सिर्फ 2 एंड 4 ही आ रहा है। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में कोडोमेन। कोडोमेन होता है पूरा सेट बी, जो हमारे पास सेट बी होता है, सेट बी को बोला जाता है अगर हमारे पास रिलेशन है, आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो बी को हमारे पास बोला जाता है, सेट बी को बोला जाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, पूरा का पूरा कोडोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोडोमेन होल सेट बी, तो वो हमारे पास क्या जाता है, कोडोमेन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होता है जैसे कि डोमेन हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं फ्रॉम सेट ए, ऐसे हमारे पास रेंज जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट बी जिनका कि प्री इमेज एक्सिस्ट कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए कि अगर हमारे पास पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो जो कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके रेंज में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सेट के लिए कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसको भी हम नोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ हम देख रहे हैं 2 जो एलिमेंट है उसका प्री इमेज है, प्री इमेज का मतलब 2 एलिमेंट बी है, तो बी का पेयर ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास 1 का नहीं कर रहा है क्योंकि 1 किसी भी ए के लिए बी का काम नहीं कर रहा है, तो ए हम छोड़ देंगे। 2 एलिमेंट जो है वो आ रहा है हमारे पास रेंज में। दूसरा हमारे पास 4 का भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 4 भी 2 से कनेक्ट है, तो 4 का भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास 6 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसी तरह 8 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी जिनका कि प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है सेट ए में जो कि बी से कनेक्ट है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज में चला जाएगा। तो ये था हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक और हमारे पास टर्म है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए कोई सेट है एंड बी कोई सेट है, ए हमारे पास सेट है एंड बी सेट है, तो जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सिंपली रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसमें एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज फ्रॉम ए एंड बी इज फ्रॉम बी। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। तो जो इनवर्स रिलेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, जिसमें सिंपली क्या करना है, पेयर को एक्सचेंज करना है, फर्स्ट एलिमेंट को बनाना है सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट को बनाना है फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए इज कमिंग फ्रॉम ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन। क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये टाइप ऑफ रिलेशंस जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ऑन अ सेट। अभी हमने देखा, क्या देखा, रिलेशन ऑन अ सेट, जिसको हम अगर आर से डिनोट करें तो वो हमारे पास होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये जो हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे पास रिलेशन ऑन अ सेट पे ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारे पास आता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास होता है if x belongs to A then for all x belongs to A x belongs to R। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर अभी हमने डिस्कस किया है कि हम जो टाइप्स हैं ये क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब कि अगर ए कोई सेट है, मान लो ए बी सी उसमें एलिमेंट है, और रिलेशन क्या होता है इसका, सबसेट।
तो अब इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 2 की पावर 9 हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो एक हम रिलेशन लेते हैं R1 ए ए बी बी एंड सी ये हमारे पास है। तो हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए एलिमेंट सेट ए में जा रहा है, इसका मतलब ए कॉमा ए जो पेयर है, ऑर्डर पेयर, वो कहाँ जाना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर सेट ए में बी एलिमेंट भी है तो बी कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो भी हमारे पास कहाँ जाना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं बी कॉमा बी भी हमारे पास रिलेशन में है। इसी तरह सी एलिमेंट अगर हमारे पास सेट ए में है तो उसके लिए ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो कहाँ आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। तो वो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन R1 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेती, मान लो मैं लेती R2 को रिलेशन ले रही हूँ मैं, तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉमा ए ले रही हूँ, ए कॉमा बी ले रही हूँ, ए कॉमा सी ले रही हूँ। ये हमारे पास ऑब्वियसली ये भी हमारे पास सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये भी एक रिलेशन है। तो अगर मैं R2 रिलेशन ले रही हूँ तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए कॉमा ए तो आ रहा है, जो ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए है, क्योंकि ए एलिमेंट सेट ए में है तो ए कॉमा ए हमारे पास R2 में है। लेकिन सारे एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट जो ए सेट का एलिमेंट है उसके लिए पेयर ए कोमा ए होना चाहिए। तो हमारे पास बी सेट भी हमारे पास है लेकिन इसमें बी कोमा बी नहीं है। सी एलिमेंट भी हमारे पास सेट ए में है लेकिन यहाँ सी कोमा सी नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर ए कोमा ए नहीं आ रहा है, एक्स कोमा एक्स नहीं आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हर एक एलिमेंट सेट का क्या होना चाहिए, ए कोमा ए आर रिलेशन में होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन भी कुछ रिफ्लेक्सिव जैसा ही है, लेकिन उसमें हमारे पास एक और स्पेसिफिकेशन आ जाता है, इफ x belongs to A then only x comma x belongs to A, then relation is called identity relation। देखिए जैसे हम बात करें रिलेशन की, R1 कोई रिलेशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास सेट ए पे हम डिनोट कर रहे हैं रिलेशन, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। तो हमारे पास रिलेशन R1 ले रहे हैं 1,1 2,2 एंड 3,3। दूसरा हम रिलेशन ले रहे हैं R2 जो कि है 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3 एंड 1,3। ये हमारे पास रिलेशन है R1 एंड R2। तो अब हम देखेंगे कि सेट ए में 1 एलिमेंट जा रहा है तो 1,1 रिलेशन में जा रहा है R1 में। 2 हमारे पास ए सेट में एलिमेंट है तो 2,2 हमारे पास क्या है एलिमेंट रिलेशन में। 3 अगर हमारे पास सेट का एलिमेंट है तो 3,3 हमारे पास क्या है सेट में। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ए कोमा ए वाला पेयर हमारे पास रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात आइडेंटिटी पे जाते हैं। आइडेंटिटी में क्या बोला है, इफ एक्स ए में जा रहा है तो एक्स कोमा एक्स ओनली कहाँ जाना चाहिए, रिलेशन में। तो हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन R1 में 1,1 2,2 3,3 के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ओनली एक्स कोमा एक्स ही आ रहा है, जहाँ पे एक्स क्या है, ए सेट का एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, दूसरे वाले एग्जांपल में हमारे पास 1,1 है 2,2 है एंड 3,3 है। तो मतलब हर एक सेट ए के एलिमेंट के लिए पेयर हमारे पास एक्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
तो ये हमारे पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इसमें 1,1, 2,2, 3,3 के अलावा भी एलिमेंट आ रहे हैं जो कि हमारे पास A, टाइप के नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। होप आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, इफ पेयर x, y रिलेशन में है देन y, x also belongs to relation, then R is called symmetric relation. Symmetric relation इसका क्या मतलब है, चलिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। R1 हम ले रहे हैं 1,1 सेट A जिसमें कि हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, इसके लिए हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो R1 हमारे पास 1,1, 1,2, 2,2, 2,1 एंड 2,3, ये हमारे पास एलिमेंट है। दूसरा हम ले रहे हैं R2 जिसमें हमारे पास है 1,1, 1,2, 2,1, 2,3। तीसरा हमारे पास रिलेशन है 1,1, 1,2 एंड 1,3। देखिए वन बाय वन समझते हैं। R1 जो हमारे पास रिलेशन है उसमें हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक देखते हैं। पहले इसी डेफिनेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला कि अगर x, y पेयर रिलेशन में है तो उसके लिए y, x रिलेशन में होना चाहिए। तो सिंपली जो 1, 1 वाले हैं तो इसको तो हम रिवर्स करेंगे तो 1, 1 ही आएगा। तो जो हमारे पास सेम वाले हैं उनको छोड़ के दूसरे देखिए 1,2 मतलब यहाँ पे x हमारे पास क्या है 1 है, y हमारे पास क्या है 2 है। तो 1,2 रिलेशन में है तो हम चेक क्या करना पड़ेगा, क्या 2,1 भी इस रिलेशन में है, क्या देखेंगे 2,1 भी इस रिलेशन में है। तो 1,2 के लिए हमारे पास 2,1 रिलेशन में है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए इस एलिमेंट के लिए तो हो गया सेटिस्फाई। अब 2,2 को छोड़ देते हैं, फिर हम आते हैं 2,1 पे, ठीक है 1,2 हमारे पास रिवर्स इसका है। फिर हम आते हैं 2,3 पे। 2,3 जो एलिमेंट रिलेशन में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3,2 तो हमारे पास रिलेशन में है ही नहीं, है क्या इस ये वाला एलिमेंट इस R1 रिलेशन में नहीं है। तो हमें डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई करवानी है कि हर एक XY पेयर के लिए अगर YX पेयर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में देन हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन यहाँ पे 2,3 आ रहा है रिलेशन में लेकिन 3,2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा रिलेशन, सिंपल 1, 1 वाले को छोड़ दो। इसमें देखिए 1, 2 तो हमारे पास है, तो इसका रिवर्स देखते हैं 2, 1 है क्या, हाँ है 2, 1। 2, 1 का उल्टा हमारे पास क्या आ गया 1, 2, उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अगेन देखते हैं 2,3 रिलेशन में आ रहा है लेकिन 3,2 पेयर तो हमारे पास आ नहीं रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार R3 भी हम देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या गया 1,1 को छोड़ देते हैं, 1,2 है लेकिन क्या 2,1 है क्या, नहीं है। तो एक ही एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया कि उसके लिए हमारे पास रिवर्स पेयर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे पास क्या आ गया, नॉट सिमेट्रिक। तो इन तीनों रिलेशन में से कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। मतलब कि अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो अगर 1, 2 रिलेशन, जैसे हम एक रिलेशन ले लेते हैं 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1, सिंपली ये हमारे पास एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं 1, 2 है 2, 1 भी है, 1, 1 है अपोजिट भी 1, 1 होता है, तो सेम वाले को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपली हमें क्या देखना है, ये बात नहीं हो रही है हमारे पास रिफ्लेक्सिव की तरह कि हर एक एलिमेंट के लिए पेयर एक्सिस्ट करना चाहिए रिवर्स, नहीं। अगर x, y पेयर रिलेशन में है तो उसी के लिए हमें y, x रिलेशन में देखना है। अगर वो है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं है तो वो नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है हमारे पास,
फॉर ऑल x, y belongs to R and y, z belongs to R, also x, z belongs to R। ये क्या चीज़ होगी? एग्जाम्पल से समझते हैं। R1 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 1 1 2 2 3 एंड हम ले रहे हैं 1 3। ये भी हमारे पास अगर सेट ए हमारे पास 1 2 3 है तो ए क्रॉस ए रिलेशन ऑन अ सेट की ही बात कर रहे हैं, हमने पहले बता दिया था। ए सेट है हमारे पास, तो इसके लिए हमने R1 रिलेशन ये देखा और R2 रिलेशन हम देखते हैं 1 1 2 2 2 3। ठीक है, बस नहीं, ये एलिमेंट हमारे पास। देखिए हम पहले R1 की बात करते हैं। R1 जो रिलेशन है, पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या बोल रही है कि ये दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं अगर, तो x का z के साथ पेयर भी हमारे पास क्या बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तब हमारे पास रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास चेक करने के लिए दो एलिमेंट ही नहीं है इस टाइप के, उस केस में हमारे पास ऑटोमेटिकली वो रिलेशन बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करने के लिए एलिमेंट तो होने चाहिए दो इस टाइप के। तो जैसे हम R1 रिलेशन में देखते हैं 1 1 है, तो हम देखते हैं 1 1 रिलेशन में है, तो हम देखते हैं जहां से एंड हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला 1 2 भी हमारे पास y y z। तो इससे हम देखेंगे क्या हमारे पास 1 2 मतलब ये इसको छोड़ के 1 2 रिलेशन में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो हो गया। अब देखते हैं इस टाइप के दो एलिमेंट और मिल रहे हैं क्या। जैसे हम बात कर रहे हैं 1 2 एलिमेंट है हमारे पास एंड 2 3 एलिमेंट है, तो क्या 1 3 एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में है क्या, हाँ है, ये रिलेशन में है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो रिलेशन है R1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंपली हमें क्या देखना है कि अगर x, y और y, z टाइप के एलिमेंट रिलेशन में है तभी तो हम x, z वाला बिलोंग करवाएंगे रिलेशन में। अगर हर पेयर के लिए x, z बिलोंग करेगा रिलेशन में तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। तो R1 जो है वो हमारे पास क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। दूसरा हम देखते हैं रिलेशन 1 1, तो 1 1 पे एंड हो रहा है लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी हमारे पास नहीं है, तो चलो 1 1 को छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं 2 2 और 2 पे एंड होने वाला हमारे पास है 2 3। तो हमें देखना है कि सेम को कैंसिल करके 2 3 x, z हमारे पास है क्या रिलेशन में, हाँ है, क्योंकि हमारे पास 2 2 है 2 3 है, तो इनको कैंसिल करने पर भी क्या आएगा, 2 3 आएगा। तो 2 3 हमारे पास क्या है, रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। तो सिंपली हमें डेफिनेशन के लिए इस टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए। अगर इस टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं और फिर x, z भी रिलेशन में आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर चेक करने के लिए एलिमेंट ही नहीं है इस टाइप के तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। अदरवाइज अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया कि x y y z रिलेशन में है लेकिन x, z रिलेशन में नहीं है तो वो हमारे पास क्या जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। होप आपको क्लियर होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी एंड ट्रांजिटिव। अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया था कि हम रिलेशन ऑन अ सेट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे किसी रिलेशन को, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, साथ ही साथ सिमेट्रिक हो, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है एट द सेम टाइम सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है तो उसको हम बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सेट ए में n एलिमेंट है, सेट बी में m एलिमेंट है,
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे फ्रॉम सेट ए टू बी, और हमने एक क्वेश्चन देखा था फ्रॉम ए टू इटसेल्फ भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हैं, तो उनका भी हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक आधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, इफ R is relation on a set is on A cross A और number of element in A set is n, then पहला हमारे पास आता है total number of relation, total number of relation, total number of relation कितने होंगे 2 की पावर n स्क्वायर, ये हमारे पास क्या देंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। दूसरा हमारा आता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब सेट ए टू इटसेल्फ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बनेंगे वो हमारे पास कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले वाले ऑप्शन भी आते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन वो हमारे पास होता है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो अच्छा समझ आएगा। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट है, मान लेते हैं ए और बी, हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है, तो फ्रॉम ए टू ए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, वो कितने बनेंगे, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए हमारे पास क्या होगा 4। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे हमारे पास, टोटल रिलेशन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4। ये हो गए टोटल रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर n, हमारे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाए तो वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, तो यह जाएगा 2 की पावर 3, तो हमारे पास 2 की पावर 3 हमारे पास टोटल नंबर क्या आ जाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए बेल ट्रायंगल बनाना सीख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे बेल ट्रायंगल। जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पास्कल ट्रायंगल देखा था, उसी तरह हमारे पास होता है बेल ट्रायंगल। इसमें हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं, देन हम क्या करते हैं दूसरा एलिमेंट भी फर्स्ट लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और कहाँ लिखेंगे 2। अब ऊपर ऐड करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम अगेन आगे लिखेंगे, फिर इन दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे 3, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे 5, अगेन हमारे पास ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है ऐड करने के लिए तो इसको फिर से कहाँ लिखेंगे नीचे, अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 15, अगेन हमारे पास ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको कहाँ ले जाएंगे आगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 20, इन दोनों को ऐड करेंगे 27, इन दोनों को ऐड करेंगे 37 एंड फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 52। इसी तरह हमारे पास हम इसको ऐड करते जाएंगे, फिर से 52 यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे लिखेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल की तरह ही है हमारे पास बेल ट्रायंगल। तो हमारे पास इससे हम कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, जब हमारे पास n इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं 2, जब हमारे पास n इक्वल टू 2 होता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं 2, जब हमारे पास सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट होंगे हमारे पास 5, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हो जाएगा
4 तो नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट हो जाएगा 15, जब 5 हो जाएगा तो 52। सिमिलरली हम इसी तरह 6, 7, 8, 9 अप टू किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, देन क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट 1, 2, 3 be defined by R such that element है 1, 2, then R is option number A reflexive, option number B transitive, option number C symmetric, option number D none of the above। देखिए पहली बात तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, जिस पे हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है वो हमारे पास क्या है 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हमने क्या देखा था कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास सेट ए में है तो उनके लिए हर एक एलिमेंट के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 पेयर हमारे पास क्या होने चाहिए, सेट में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ना तो 1, 1 है, 2, 2 है, ना ही 3, 3 है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो होने से रहा। दूसरा हमने देखा था सिमेट्रिक की डेफिनेशन। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या दिखी थी कि अगर 1, 2 एलिमेंट सेट में है तो उसका अपोजिट 2, 1 भी उसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 1, 2 है, लेकिन इसके अलावा 2, 1 कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होने से रहा। तीसरा हमने देखा था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 2 एलिमेंट तो कम से कम होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव के लिए x, y एंड y, z टाइप के एलिमेंट ही नहीं है तो हमने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट वो हमारे पास क्या जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।